हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर 2025 का जो क्लास चल रहा है। ये पेपर नंबर फर्स्ट है, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। और क्लास की अगर बात करें तो इसके पहले हम लोग जो है 22 क्लास कर चुके हैं। ये क्लास नंबर जो है 23 है। तो अभी तक जो है इसके पहले का क्लास आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। और इन टॉपिक के साथ साथ हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर भी विचार विमर्श करते हैं कि किस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में जो है क्वेश्चन इन टॉपिक से किस प्रकार से बने हुए हैं। इसका पीडीएफ और फ्री नोट्स प्राप्त करना चाहें तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे पीडीएफ और फ्री नोट्स आप सभी लोगों को बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएगा सभी क्लास का। तो आज का हमारा टॉपिक है भूमंडलीय ताप वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, उसके बाद में जलवायु परिवर्तन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो इन्हीं दो पॉइंट के बारे में हम बात करने वाले हैं, भूमंडलीय ताप वृद्धि और जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में और क्लाइमेट चेंज के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे आपके एग्जाम में क्या बना हुआ है क्वेश्चन, यहाँ पे देख सकते हैं, वैश्विक तापन से आप क्या समझते हैं, यानी ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो भूमंडलीय ताप वृद्धि और जलवायु परिवर्तन आधुनिक समय में सबसे गंभीर पर्यावरणीय मुद्दा हो गया है, जो न केवल प्रकृति पर बल्कि मानव जीवन की अर्थव्यवस्थाओं और जैव विविधताओं पर भी व्यापक प्रभाव डालता है। ये किस प्रकार से जो है ये प्रकृति और जैव विविधता पे किस प्रकार से प्रभाव डालता है, इसको हम आगे वीडियो में जानेंगे। ये दोनों समस्याएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि भूमंडलीय ताप वृद्धि के कारण ही जलवायु परिवर्तन होता है। जब भूमंडलीय ताप वृद्धि का मतलब है कि पृथ्वी के तापमान में अचानक वृद्धि होना, इसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, और उसके कारण क्या होता है कि जलवायु में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि 2022 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया। अब हम देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग वह प्रक्रिया है, जैसे कि मान लो कि ये आपका ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, ये आपका पृथ्वी हो गया। अब यहाँ से जो किरणें आती है, मान लो कि ये जो टेम्परेचर है पृथ्वी की तरफ जो आता है, ये मान लो कि 20 यूनिट है। 20 यूनिट टेम्परेचर पृथ्वी की तरफ आता है, किधर से, सूर्य से पृथ्वी की तरफ आता है। तो इतना ही टेम्परेचर जो है इसको वापस जाना चाहिए था 20, लेकिन 20 की बजाय ये उससे की अपेक्षा कुछ कम जाता है, यानी 18 यूनिट। तो 2 यूनिट टेम्परेचर कहाँ गया, तो दो दो यूनिट टेम्परेचर जो यहाँ पे है वो पृथ्वी के टेम्परेचर में वृद्धि करता है। इसी को जो है ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, यानी भूमंडलीय ताप वृद्धि। यहाँ पे शब्द से स्पष्ट है कि भूमंडलीय, भू मतलब पृथ्वी हो गया, भूमंडलीय भूमंडलीय ताप वृद्धि यानी भू में जो है ताप का इंक्रीजिंग यानी वृद्धि होना, उसी को कहते हैं भूमंडलीय ताप वृद्धि। यानी पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होना, उसी को कहते हैं भूमंडलीय ताप वृद्धि या ग्लोबल वार्मिंग। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं इसमें क्या दिया हुआ है कि भूमंडलीय ताप वृद्धि से तात्पर्य पृथ्वी के वायुमंडल और महासागर के औसत तापमान में लगातार वृद्धि, जो टेम्परेचर होता है उसमें जो है लगातार वृद्धि। इसका मुख्य कारण मानव गतिविधियों द्वारा वातावरण में ग्रीन हाउस गैसें जैसे हो गया। यहाँ पे आपके एग्जाम में पूछ सकता है, यहाँ पे देख सकते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और उसके बाद में मेथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सभी गैसें जो है ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो गतिविधि के द्वारा वातावरण में ग्रीन हाउस गैसें की मात्रा को अत्यधिक वृद्धि होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि भूमंडलीय ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है। ये आपके 2022 में क्वेश्चन बना हुआ है, जैसा कि आपने देखा स्लाइड में। अब हम देखते हैं कि इसके कारण क्या-क्या हो सकते हैं जो भूमंडलीय ताप वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होता है। इसके क्या-क्या कारण हैं, कारण के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जीवाश्म ईंधन का जलाना। जब हम जीवाश्म ईंधन जलाते हैं तो औद्योगिक क्रांति के बाद से कारखाने, वाहनों और बिजली उत्पादन में कोयले, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधन का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है।
जब औद्योगिक क्रांति हुई तो कारखाना हो गया और उसके बाद में वाहन हो गए और बिजली बिजली उत्पादन में कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधन का बड़े पैमाने पर उपयोग होता है, जो वातावरण में जो है कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसें जो है कि छोड़ते हैं, उसके कारण जो है भूमंडलीय ताप वृद्धि होता है, अर्थात ग्लोबल वार्मिंग होता है। वनों की कटाई से क्या होता है? जैसे वनों की कटाई, वन वन क्या करते हैं, पेड़-पौधे का क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अवशोषित करते हैं और जो निकालते हैं वो ऑक्सीजन निकालते हैं, जिसके द्वारा मनुष्य जो है साँस लेता है। तो पेड़ पौ जब इसको काट दिया जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाएगी। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। जंगलों के कटने से न केवल कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषण वाले स्रोत कम हो जाएंगे, बल्कि इससे वातावरण में अधिक गैसें भी जा सकती है, जिसके कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग हो जाए और टेम्परेचर में वृद्धि हो गया। उसके बाद में थर्ड नंबर की बात करते हैं तो औद्योगिकरण और शहरीकरण। जब औद्योगिकरण होता है तो शहरीकरण होता है। शहरीकरण का मतलब होता है कि जब उसके द्वारा जो है पेड़ पौधे वगैरह ये सभी काट दिए जाते हैं, तो अधिक से अधिक शहरों का विस्तार, इमारतों का निर्माण और औद्योगिकरण भी भूमंडलीय ताप वृद्धि में योगदान दे सकते हैं। 4 नंबर की हम बात करते हैं कृषि और पशुपालन। कृषि और पशुपालन की प्रथाओं से भी मेथेन गैसें, ठीक है? मेथेन गैसें जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, जिससे ताप में, टेम्परेचर में जो है वृद्धि होती है। अब उसके बाद में इसके प्रभाव देखते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव हैं, कहाँ-कहाँ प्रभाव डालेगा, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ग्लेशियर का पिघलना, जब पृथ्वी का टेम्परेचर अधिक हो जाएगा तो टेम्परेचर अधिक के कारण जो ग्लेशियर होते हैं उन वो पिघलेगा, उसके कारण क्या होगा कि समुद्र का जल स्तर जो है बढ़ जाएगा। उसके बाद में समुद्र के स्तर में वृद्धि, जब ग्लेशियर पिघलने से जो है टेम्परेचर टेम्परेचर जब हाई होगा, टेम्परेचर में वृद्धि होगी तो उसके द्वारा ग्लेशियर पिघलेगा और जल स्तर में वृद्धि हो जाएगी। और कुछ द्वीपीय जो मतलब रहते हैं वो डूब जाते हैं, उनके लिए खतरा होता है। उसके बाद में वातावरण में तापमान में वृद्धि, इसके कारण जो है वातावरण के तापमान में वृद्धि हो जाएगी, यानी अत्यधिक गर्मी की लहरें अधिक बार और अधिक तीव्रता से आने लगती है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए जो है हानिकारक होती है। प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति, जब टेम्परेचर हाई होगा तो उसके द्वारा जो है भूकंप हो गया, ट बाढ़ हो गया, सूखा हो गया और जंगल में आग जैसे प्राकृतिक आपदाएँ अधिक सामान्य और विनाशकारी होती जा रही है। अब हम लोगों ने यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में देखा, अब हम देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन क्या होता है, क्लाइमेट चेंज होता है। क्लाइमेट चेंज क्या होता है कि पृथ्वी की जलवायु में जो है लंबे समय तक जो बदलाव होते हैं, उसके टेम्परेचर में, वर्षा में और मौसमी पैटर्न में जो परिवर्तन शामिल होते हैं, उसे जलवायु परिवर्तन कहते हैं। अब यहाँ पे आपके एग्जाम में 2015 में और 2022 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि जलवायु परिवर्तन किसे कहते हैं? क्लाइमेट चेंज किसे कहते हैं? तो जलवायु परिवर्तन का अर्थ होता है कि पृथ्वी की जलवायु में लंबे समय, यहाँ पे याद रखिएगा, लंबे समय तक होने वाले बदलाव, जिसमें तापमान, वर्षा और मौसमी पैटर्न में परिवर्तन शामिल है। यह परिवर्तन मुख्य रूप से भूमंडलीय ताप वृद्धि के कारण होता है। भूमंडलीय ताप यानी ग्लोबल वार्मिंग के कारण होता है। यानी सबसे पहले जो है ग्लोबल वार्मिंग होता है, उसके बाद में जो है क्लाइमेट क्लाइमेट चेंज होता है, ठीक है? क्लाइमेट चेंज होता है। अब इसके जो है हम लोग कारण की बात करते हैं कि परिवर्तन के कारण क्या-क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव में जैसे CO2 हो गया, मेथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, आदि सभी गैसें ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। ये वातावरण में इकट्ठा हो जाती है और सूरज से आने वाली गर्मी को वापस अंतरिक्ष में जाने से रोकती है। जैसा कि हमने फर्स्ट स्लाइड में बताया कि ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है? इसी कारण धरती का तापमान जो है बढ़ जाता है, टेम्परेचर जो होता है बढ़ जाता है और ग्रीन हाउस प्रभाव जो है इस प्रकार से जलवायु परिवर्तन के कारण बनते हैं। कार्बन उत्सर्जन उद्योगों, वाहनों और कृषि गतिविधियों से निकलने वाले जो ग्रीन हाउस गैस होते हैं, जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारण होते हैं। ठीक है? इनके द्वारा कार्बन निकलता है, उसके बाद में मानव गतिविधि में जैसे जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक उपयोग, जंगलों की कटाई और औद्योगीकरण के कारण जलवायु में बड़े पैमाने पर परिवर्तन होता है। मानव गतिविधि
उसके बाद में इसके प्रभाव की बात देखते हैं। जब क्लाइमेट चेंज होता है तो इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पे मौसम के पैटर्न में बदलाव, जब जलवायु परिवर्तन होता है, ये ग्लोबल वार्मिंग होता है, तो इसके कारण क्या होता है कि जो फसल का एक टाइम पीरियड होता है, तो फसल चक्र जो है वहाँ पे गड़बड़ा जाता है और ठीक प्रकार से जो है फसलें उग नहीं पाती है। तो जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के पैटर्न में अस्थिरता आती है। बारिश की अवधि कम हो जाती है, कहीं अधिक सूखा पड़ जाता है, तो कहीं अधिक बाढ़ हो जाती है। कृषि पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है? तो जलवायु परिवर्तन के कारण जो है कृषि पर उत्पादन उत्पादन प्रभावित होता है, क्योंकि फसलों की उत्पादकता मौसम की स्थिति पर निर्भर करती है। मान लो कि आज का मौसम है, जनवरी-फरवरी हो गया, अगर किसी दूसरे फसल का मौसम है, अगर वही जो है फसल चक्र अगर गड़बड़ा जाए, यानी फसल चक्र उल्टा-पुल्टा हो जाए, तो वो कहाँ पे जाएगा? वो मान लो कि जनवरी-फरवरी में जो फसल उगाना था, वो जाएगा मार्च-अप्रैल में। तो उसके कारण क्या होगा कि मौसम की स्थिरता पर निर्भर करता है। इसीलिए जो है कृषि उत्पादन प्रभावित हो जाएगा। जैव विविधता पर खतरा क्या होता है कि जब पृथ्वी का टेम्परेचर में वृद्धि होगी, तो उससे क्या होगा कि प्रजाति जो अलग-अलग रहते हैं तो कुछ नष्ट हो जाएँगे, जिसके कारण जो है जीव-जंतु और पेड़-पौधे अपनी मूल जगहों से विस्थापित हो जाएँगे और धीरे-धीरे ये विलुप्त हो जाएँगे। मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव क्या पड़ता है? जब जलवायु परिवर्तन के कारण जो है रोगों का फैलाव जो है बढ़ जाता है और अत्यधिक गर्मी और मौसम में अस्थिरता के कारण जो है कई बीमारियां फैल जाती है। प्राकृतिक संसाधनों की जैसे जलवायु परिवर्तन से जो है पानी हो गया, कृषि हो गया और मछली पालन जैसे संसाधनों पर दबाव पड़ता है, जिसके कारण प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव किस प्रकार से जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसका प्रभाव कहाँ-कहाँ देखा जा सकता है। अब हम देखते हैं भूमंडलीय ताप वृद्धि और जलवायु परिवर्तन के समाधान। ये जो ग्लोबल वार्मिंग है और क्लाइमेट चेंज है, इसके समाधान को हम किस प्रकार से जो है कर सकते हैं, इसको हम देखते हैं इस स्लाइड में। फर्स्ट नंबर की बात करते हैं तो नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत निम्नलिखित में से कौन-सा है? अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन-सा है? तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जल विद्युत, ये सभी जो है नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं। तो हम देखते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत का उपयोग करके जो है क्लाइमेट चेंज हो गया और ग्लोबल वार्मिंग हो गया, इसको जो है इसके समाधान कर सकते हैं। तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का अधिक उपयोग करने से जीवाश्म ईंधन पर जो है निर्भरता कम हो जाती है और कार्बन उत्सर्जन घट जाता है। जो कार्बन होता है वो घट जाता है। वनों का संरक्षण और पुनर्वनीकरण, वनों की कटाई को रोककर और बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करके वातावरण से CO2 को अवशोषित करने में मदद मिलती है। जो पेड़ पौधे हैं ये CO2 को अवशोषित करते हैं, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, जिससे जो है पृथ्वी का टेम्परेचर जो है बढ़ नहीं पाता है। जंगलों का संरक्षण एक प्रमुख रणनीति है। ऊर्जा ऊर्जा दक्षता के बारे में देखते हैं। ये ऊर्जा दक्षता जैसे घरों, उद्योग और परिवहन प्रणालियों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देकर ऊर्जा की खपत को कम किया जा सकता है। ऊर्जा की खपत कम करने से जो है जो कार्बन उत्सर्जन होता है, कार्बन उत्सर्जन में कमी आती है। उसके बाद में ग्रीन हाउस गैसों पर नियंत्रण, जो ग्रीन हाउस गैस होते हैं जैसे औद्योगिक उत्सर्जन को नियंत्रित करने और कार्बन कैप्चर तकनीकों का उपयोग करने से ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को कम किया जाता है। किस प्रकार? कार्बन कैप्चर, जन जन जागरूकता और शिक्षा, यानी समाज को जो है जागरूक करे और एक शिक्षित समाज का निर्माण कराएं। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर लोगों को जो है शिक्षित करें और जागरूक करें करने की आवश्यकता है, ताकि वह अपने जीवन में आवश्यक बदलाव कर सकें। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, पेरिस समझौता जैसी अंतर्राष्ट्रीय संधियां जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर देशों को एक साथ लाती है कि किस प्रकार से जो है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को जो है रोका जाए। सभी देशों को मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढने की आवश्यकता है। ठीक है। अब इस प्रकार से हमारा ये ग्लोबल वार्मिंग यानी क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग ये टॉपिक समाप्त हो गया है। इसके पहले का टॉपिक नहीं देखें तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, और ये
इस बैच का नाम है एग्जाम रथ बैच। आप लोग अभी नहीं जुड़े हैं तो चैनल पर जाकर जुड़ सकते हैं, वहाँ पे प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, आप लोग वीडियो देख सकते हैं। फर्स्ट पेपर बिल्कुल कंप्लीट होने वाला है। तो इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे पीडीएफ आप सभी लोगों को प्राप्त हो जाएगा। सोशल मीडिया से जुड़ना चाहें तो आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। तो वीडियो जो है आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के पास जो है शेयर कर सकते हैं, और अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं किसी नए अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।